हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर 3 किसका, रे ऑप्टिक्स का। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन के बारे में और सेकंड लेक्चर के अंदर रिफ्रैक्शन के बारे में। एक बार उनकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि जब लाइट किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो सेम मीडियम के अंदर वापस क्या आ जाती है, रिफ्लेक्ट होके, मतलब टर्न बैक होके या फिर बाउंस बैक होके वापस आ जाती है। फिर से जब लाइट किसी एक मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो टर्न बैक होके या फिर बाउंस बैक होके जब सेम मीडियम के अंदर आ जाती है, वापस लौट आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब क्या होती है, एंटर होती है, तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों होता है डेविएट अपने पाथ से? क्योंकि हर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट, जिसको हम डिफाइन करते हैं बाद में किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या नाम है उस फिनोमिना का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी आता है और रिफ्रैक्शन, दोनों फिनोमिना आते हैं। अब रिफ्लेक्शन में तो एक ही मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिफ्रैक्शन में कितने मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? दो। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो मीडियम लिए, एक क्या लिया, एयर, और दूसरा क्या लिया, वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम हमारा लाइट का सोर्स लेते हैं, लाइट का सोर्स मतलब जहाँ से लाइट ओरिजिनेट होती है, तो लाइट तो हर जगह पे है, लेकिन हम कुछ रेज लेते हैं, तो उस रेज का हम सोर्स क्या मानते हैं, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर मतलब हमारा जो लाइट का सोर्स है वो कहाँ पे हो जाएगा, डेंसर मीडियम में, क्योंकि दूसरा तो क्या है, एयर। तो इसका मतलब वाटर और एयर में डेंसर कौन होगा, वाटर, और एयर क्या हो जाएगी, रेयर मीडियम। तो हमने जो हमारा लाइट का सोर्स माना, रेज का जो ओरिजिनेट माना, वो कहाँ पे माना, डेंसर मीडियम के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ से मैं कुछ रेज ले रहा हूँ जो कि क्या है कि डिफरेंट एंगल के ऊपर क्या होगी, बाहर जाना चाहेगी, किससे, वाटर से, किसमें, एयर में। ठीक है। अब सबसे फर्स्ट जो मैंने रे ली, कोई रे कैसी होगी जो कैसी चली जाएगी, सीधी। देखो रेज तो बहुत सारी है, ठीक है, रेज हमेशा इनफाइनाइट होती है। एक पॉइंट से कितनी रेज निकल सकती है, इनफाइनाइट रेज निकल सकती है, वो निकलती है। हम हमारे जनरली जो काम में लेते हैं टॉपिक के अंदर, वो वाली रेज होती है जो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर समझने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे एक ये मीडियम है, मीडियम 1, ये मीडियम 2। अब कोई रे, ये अगर लाइट का सोर्स है, तो अगर कोई लाइट की रे है तो कोई ना कोई एक ऐसी होगी जो सीधी चली जाएगी, और जो स्ट्रेट होती है, जो लाइन कैसी आती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर कोई लाइट की रे आती है तो वो अपने पाथ से डेविएट बिने हुआ कैसे चली जाती है, स्ट्रेट चली जाती है। तो एक तो वो मैंने काम में ले ली। दूसरी मैं एक रे काम में ले रहा हूँ जो कि एक, ये जो सेकंड नंबर की रे है, ये फर्स्ट, ये रे नंबर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड की, कि ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल बना इंसिडेंट एंगल, और अपने पास से डेविएट होकर रिफ्लेक्ट होकर वो चली गई। अब अपन क्या देखते हैं कि डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हैं। डेंसर मीडियम से जब रेयर के अंदर जाते हैं तो लाइट की रे क्या करती है, नॉर्मल के पास होती है, फिर दूर जाती है। डेंसर से रेयर मतलब भारी से हल्का मीडियम, भारी से हल्का मीडियम मतलब लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो नॉर्मल से लाइट क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो लाइट, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट कैसे जा रही थी, इस पाथ में जा रही थी, तो वो कैसे जाती, ऐसे जाती। लेकिन वाटर से एयर में आ गई, डेंसर से रेयर में, तो अपने पास से क्या हो गई, डेविएट, और पास से डेविएट कैसे होगी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर, तो ये वो पाथ चली गई, ये रे जिसको मैंने 2 से इंडिकेट करा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ेगा। फिर से मैंने क्या बोला, सुनना, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंस एंगल होगा जिससे ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इंक्रीज होता होता एक बार कितना हो जाएगा, 90। तो एक ऐसी रे जिसका जो इंसिडेंस एंगल है नॉर्मल का, वो इतना होगा कि ये लाइट इतनी ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएगी कि रिफ्रैक्ट होते इसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, सरफेस के पैरेलल। सरफेस के पैरेलल मतलब नॉर्मल से जो एंगल बन जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, वो कितना बन जाएगा, 90। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो कैसे बनेगा ये, कि ये एक मीडियम है आपका, जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, एयर की, और ये क्या है, वाटर। तो एक ऐसी रे जो कि नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, इंसिडेंस एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। मतलब जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो सरफेस के कैसे जाएगी, पैरेलल, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा आर, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वो जो इंसिडेंस एंगल होता है जिस पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बनता है, उस इंसिडेंस एंगल को अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल
एंगल और उस इंसिडेंस एंगल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं IC से, क्योंकि वो इंसिडेंस एंगल कौन सा हो गया, क्रिटिकल, तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, IC से। इसके बाद में मेन बात क्या आती है आपकी, जैसे अब यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल था वो इतना था कि आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल बना वो कितना बना, 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसी रे लेता हूँ उसके भी बाद जो कि उसी सोर्स से रेज निकल रही है, ठीक है, जो कि जो इंसिडेंस एंगल बना रही है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है। अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है तो क्या होगा, वो अपन को समझना है, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल वाला इंसिडेंस एंगल था तब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बना, 90। तो अब अगर उससे भी ज़्यादा आपका इंसिडेंस एंगल होता है क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 तो बन नहीं सकता, लेकिन 90 से ज़्यादा भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता 90 से ज़्यादा, तो अपन जो एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंस एंगल अपन मेजर जनरली करते कहाँ से, नॉर्मल से। और नॉर्मल से करने का मतलब क्या, जो आपका जो एंगल होगा वो वेरी करेगा 0 to 90 डिग्री के बीच में। अब 0 to 90 के अगर बीच में वेरी करेगा तो एंगल 90 से ज़्यादा तो होने से रहा। तो इसका मतलब इस केस में क्या होता है कि अगर क्रिटिकल एंगल था तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बन गया आपका, 90 डिग्री। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से कोई एक इंसिडेंस रे ज़्यादा एंगल बनाती है तो आपकी जो रे है वो सरफेस से ना होके वापस किस में आ जाती है, सेम मीडियम में आ जाती है। सेम मीडियम मतलब आपकी जो रे कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, सोर्स से, वाटर से, वो गई और वापस कहाँ आ गई, वाटर में। मतलब मीडियम तो चेंज होना था लेकिन मीडियम चेंज नहीं हुआ और जो लाइट थी अपने ही मीडियम के अंदर वापस आ गई। अब अपने ही मीडियम के अंदर जब लाइट वापस आ जाती है उस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता ही है, कुछ ना कुछ लाइट की रहे कि मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन का जनरल मीनिंग क्या है, एक बार यहाँ पे देखो कि जो अंदर से लाइट ओरिजिनेट होती है और सरफेस के ऊपर ये क्या है, एयर, और ये क्या है, वाटर। तो बहुत सारी लाइट जो है ओरिजिनेट होती है अपने सोर्स से, हर पॉइंट के जितने भी सोर्स होते हैं वाटर के अंदर। तो कुछ लाइट क्या है कि रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है और कुछ लाइट वापस कहाँ जाती है, अंदर। तो वो जो लाइट वापस अंदर आ जाती है और बाहर चली जाती है तो मतलब रिफ्रैक्शन भी हुआ और रिफ्लेक्शन भी हुआ। तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। लेकिन अगर वो वाला, अगर आपकी लाइट क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो जो पूरी की पूरी लाइट है वो पूरी की पूरी लाइट वापस कहाँ जाती है, सेम मीडियम में। पूरी मतलब टोटल। तो अगर पूरी की पूरी लाइट, टोटल जितनी लाइट इंसिडेंट हुई, अगर वो वापस सेम मीडियम के अंदर वापस आ जाती है तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों, क्योंकि लाइट को जाना कहाँ था, दूसरे मीडियम में, लेकिन उसी मीडियम में वो वापस आ गई। इंटरनल मतलब जिस मीडियम में थी उसी में वापस आई, मतलब इंटरनल मतलब दूसरा मीडियम चेंज हुआ ही नहीं। और टोटल मतलब जितनी पूरी थी पूरी की पूरी 100% लाइट क्या आ गई, वापस सेम मीडियम के अंदर वापस आ गई। तो ये जो फिनोमेना है इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ये होगा कब, मतलब ऐसा कब होगा कि जो लाइट है वो मीडियम चेंज ना करके वापस सेम मीडियम के अंदर वापस लौट आए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, ये होगा कब। तो पहली कंडीशन तो हमने क्या करा कि जो लाइट है उसको वाटर से एयर में लेके गए, क्योंकि जब वाटर से एयर मतलब डेंसर से रेयर में लेके जाएंगे तभी वो नॉर्मल की क्या होगी, दूर, और दूर होते होते जो एंगल अब नॉर्मल से दूर होगी तभी तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज। तो डेंसर से रेयर में लेके जाना पड़ेगा, पहली कंडीशन तो यही हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि द लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। दूसरी कंडीशन मैंने क्या ली कि मेरा जो एंगल है वो क्या है, अगर क्रिटिकल एंगल होता है तो लाइट कितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट 90 डिग्री। लेकिन वापस कब आएगी, जब मेरा जो एंगल है, कौन सा एंगल, इंसिडेंस एंगल, उसको क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो दूसरी कंडीशन क्या होगा कि मेरा जो इंसिडेंस एंगल है सरफेस के ऊपर, एयर वाटर इंटरफेस की सरफेस के ऊपर, वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। क्योंकि अगर इक्वल होता है तो भी लाइट क्या है, सरफेस के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन वापस कब आएगी, इंटरनल रिफ्लेक्ट कब होगी, जब आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। तो ये दो कंडीशन है, फर्स्ट लाइट डेंसर से रेयर में, और सेकंड जो इंसिडेंस एंगल वो आईसी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली अपन किसका बात करते हैं, दो मीडियम का, लेकिन यहाँ पे एयर, अब एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो लगभग क्या होती है, इक्वल होती है वैक्यूम के। तो जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.0003, 1.0003। तो लगभग इसको क्या बोल सकते हैं, 1। अब लगभग 1 बोल सकते हैं तो
अपन जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, वो लगभग किसका निकाल रहे हैं, उस मीडियम का जिस मीडियम के अंदर अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली अपन डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह पे जो प्रेजेंट है वो वैक्यूम प्रेजेंट नहीं है, जो नॉर्मली अपन अर्थ में, और अर्थ पे जनरली सब जगह पे क्या एयर है, तो इसलिए अपन जनरल जो कंपेरिटी करते हैं वो किससे, एयर से। और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा डिफरेंस होती नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग दोनों में कितना होता है, 1। तो इसलिए अपन बात किसकी कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर के कंपैरेटिव में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन निकालेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जिस मीडियम से आपकी लाइट ओरिजिनेट हो रही है। अब लाइट कैसे ओरिजिनेट हो रही है, वाटर से, तो यहाँ पे अपन इस जगह पे इस फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे डेंसर मीडियम का, वाटर का। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। स्नेल्स लॉ अपन को पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू। अब म्यू क्या होता है, जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है, किस मीडियम में एंटर हो रही है, वाटर में एंटर हो रही है, वो एयर में एंटर हो रही है, वाटर से एयर में एंटर हो रही है, वाटर से एयर, वाटर से एयर मतलब लाइट एंटर किस में हो रही है, एयर में एंटर हो रही है। जिस मीडियम में लाइट एंटर होती है उस मीडियम का अपन क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, जिस मीडियम में लाइट क्या होती है, एंटर होती है, उस मीडियम का अपन क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, म्यू। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले क्या लिखा, 1। 1 का मतलब क्या है, जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है, जिस मीडियम का अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2। 2 का मतलब क्या है, किस मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, या फिर लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो म्यू 1 2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ये अपना क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब जिस मीडियम के अंदर लाइट एंटर हो रही है उसका जो एंगल है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो यहां पे देखो, जिस म्यू वन का मतलब लाइट किस में एंटर हुई, एयर में। तो एयर का जो एंगल बन रहा है, एयर के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, आर। तो मतलब आर कहाँ जाएगा, नीचे। और जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं या फिर जिस मीडियम में लाइट का ओरिजिनेट होता है उसका एंगल कहाँ था, ऊपर। तो लाइट का ओरिजिनेट हो रही थी सेकंड में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, आई। तो ये हो गया कितना, म्यू 1 2। क्या मतलब है इसका, साइन आई अपॉन साइन आर। अब म्यू 1 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू 2 1। लास्ट क्लास में अपन ने समझा था इस चीज को। तो म्यू 1 2 किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन म्यू 2 1 के। अब ये तो बात हुई किसकी, जनरल स्नेल्स लॉ की। अब स्नेल्स लॉ को अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करें कौन सी कंडीशन में, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो अगर आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अब रिफ्रैक्टेड एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इन दो वैल्यूज़ को। तो साइन आई की जगह पे क्या हो गया, साइन आई सी, और आर कितना हो गया, 90 डिग्री। ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन म्यू 2 1 के। और साइन 90 कितना होता है, 1। और यहाँ से अगर मैं म्यू 2 1 निकालता हूँ तो कितना हो जाता है, 1 अपॉन साइन आई सी। अब म्यू 2 किसके इक्वल होता है, म्यू 2 1 किसके इक्वल होता है, ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 के। अब म्यू 1 क्या है, यहाँ पे जिस मीडियम के अंदर लाइट एंटर हो रही है, किसके अंदर एंटर हो रही है, एयर के अंदर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, लगभग 1। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 1। और म्यू 2, अब म्यू 2 1 किसके इक्वल बचा, म्यू 2 के। अब 2 1, अब 1 तो कितना हो गया, 1। म्यू 1 कितना हो गया, 1। तो अब म्यू 1 की तो बात ही नहीं हो रही, अब ओनली एक बचा। तो इसको अपन अगर जनरली क्या बोले, म्यू। तो ये जो है इसको अपन और जनरली क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। क्यों ऐसा मैंने करा, क्योंकि देखो जनरली बात अभी मैंने बताया आपको कि सारी जो बात होती है किसके रेस्पेक्ट में होती है, एयर के रेस्पेक्ट में। अब एयर तो अपन को पता है कि वहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो अपन जनरली उस मीडियम की बात करते हैं जिस मीडियम से लाइट, जहाँ डेंसर मीडियम की अपन बात करते हैं, जहाँ लाइट का क्या होता है, सोर्स होता है। तो ये म्यू किसका है, जो लाइट का सोर्स है। यहाँ पे क्या है, वाटर, मतलब ये म्यू किसका हो जाएगा, वाटर का। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन आई सी के। अब साइन जब 90 डिग्री होता है तब उस केस में मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जब साइन 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी वैल्यूज़, और जितनी ज़्यादा ये वैल्यूज़ होगी ओवरऑल ये जो रेशियो होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, कम। तो अगर अपन बात करें कुछ सब्सटेंस, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनके
क्रिटिकल एंगल की। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर जैसे बात कर रहा हूँ मैं वाटर की, तो वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 1.33, और उसका जो क्रिटिकल एंगल अपन यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पुट करके जब ये एंगल निकालते हैं क्रिटिकल एंगल, ये कितना आता है 48.75। ऐसे अगर मैं क्राउन ग्लास की बात करूँ तो कितना होता है 1.5 एवरेज। जनरली ध्यान रखना है कि ग्लास का कोई जनरल ग्लास बोलते हैं तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपन को क्या ध्यान होना चाहिए 1.5, ठीक है। वहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना आ रहा है 41.14। ऐसे ही डेंस फिल्ड ग्लास की अगर अपन बात करें तो कितना आता है 1.65, और वहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है 37.31। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ डायमंड की, इंपॉर्टेंट है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42, बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे बात किस में हो रही है 1 में, और अपन डायरेक्ट कितना पहुँच गए लगभग 2.5 के आसपास। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42, तो उसका जो क्रिटिकल एंगल वो उतना ज़्यादा क्या हो जाता है कम। इसका मतलब इससे अपन को पता क्या चला कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल क्या होगा ज़्यादा। और अगर इसका उल्टा बोले तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होगा कम। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि जो आपकी लाइट की रे है अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस होती है तो आपकी जो रिफ्रैक्टिंग लाइट है वो रिफ्लेक्ट ना होकर वापस क्या हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखें, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका मतलब उस मीडियम वो उतना ज़्यादा डेंस मीडियम होता है और लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है कम। तो ये सारे रेशियो क्या बता रहे हैं कि लाइट की जो स्पीड है उस पर्टिकुलर मीडियम में कितनी गुना कम है, किसकी कंपेरेटिव में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की कंपेरेटिव में। अब ये तो अपन ने क्या पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना, मतलब इन सब के अंदर ये जितने अपन ने सब्सटेंस लिए अगर इंसिडेंट लाइट का एंगल इन एंगल से ज़्यादा आता है तो लाइट का क्या जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होती है स्पार्किंग ऑफ डायमंड, कि डायमंड जो है बहुत ज़्यादा शाइन क्यों करता है, बहुत ज़्यादा चमकता क्यों है। तो क्यों चमकता है तो वो तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कैसे कि यहाँ पे यार देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बहुत ज़्यादा और इसका जो क्रिटिकल एंगल है 24.41 वो क्या है बहुत कम। इसका मतलब अपन क्या करते हैं कि जब डायमंड बनाया जाता है तो जब लाइट उसमें क्या हो जाती है एक बार इंसिडेंस हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो सरफेसेस होती है डायमंड के डिफरेंट जो फेसेस होते हैं इस टाइप से कट किए जाते हैं कि जब लाइट अंदर से वापस मतलब डायमंड से वापस बाहर निकलना चाहती है तो जो एंगल बनाती है उन सरफेसेस पे वो हमेशा ज़्यादा निकलता है किससे 24.41 से। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, जब भी लाइट एक बार एंटर हो जाती है डायमंड के अंदर और वो रिफ्रैक्ट होकर वापस जब डायमंड से बाहर निकलना चाहती है तो जो सरफेस होती है एयर और डायमंड की जो सरफेस होती है उस सरफेस पे जब लाइट डायमंड के अंदर इंसिडेंट होती है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 24.41 से ज़्यादा। और ये एंगल 24.41 से ज़्यादा बनने से क्या हो जाएगा कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो जो लाइट होती है बाहर निकल ही नहीं पाती, अंदर ही वापस क्या होती रहती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। और अंदर ही अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती दिखती है तो बहुत कम लाइट बाहर जा पाती है। तो इसलिए अंदर लाइट क्या हो गई कैप्चर, और जहाँ पे लाइट कैप्चर हो जाती है अपन उसको क्या बोलते हैं कि वो चीज़ क्या करेगी शाइन। लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम लाइट कैप्चर हो गई तो बहुत ज़्यादा जो शाइन होती है वो क्या होती है बहुत। और इस रीज़न से आपका जो डायमंड है वो क्या करता है शाइन करता है, बहुत ज़्यादा वो चमकता है। और ये सब क्यों होता है उसके बस फेसेस इस टाइप से कट किए जाते हैं कि ओनली अंदर क्या बचे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बचे। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया। तो मेनली अगर पूछे कि भाई स्पार्किंग ऑफ डायमंड क्यों होता है तो बस आपको ये दो चीज़ें वहाँ पे ध्यान होनी चाहिए और उसके बाद इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है मिराज। मिराज क्या होता है जनरली कि अपन जैसे डेजर्ट वगैरह में जाते हैं या फिर कोई रोड होती है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और गर्मी है बहुत ज़्यादा, और गर्मी में अपन देखते हैं कि जो कोल की इसकी डामर की जो रोड होती है वो क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जब हम हाईवे वगैरह पे चल रहे होते हैं तो हमें क्या दिखता है कि बहुत दूर पे हमें पोंड टाइप दिखता है, पानी टाइप दिखता है कि बहुत दूर क्या है पानी है। और जब हम पास में जाके देखते हैं तो हमें पानी नहीं दिखता तो हम क्या बोल देते हैं वाटर नहीं दिखता, तो कि वो जो है वो क्या है मिराज का फिनोमिना। अब क्यों है कैसे वो हो रहा है वो चीज़ अपन को समझनी है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जनरली समर की अगर अपन बात करें तो जो रोड्स वगैरह होती है वो क्या हो जाती है रोड्स और जो आपकी ग्राउंड सरफेस होती है वो क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा हॉट, और वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है तो उस वजह से जो ग्राउंड के आसपास की जो एयर है वो भी क्या हो जाती है हीट अप हो जाती है और उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है राइज। और टेम्परेचर राइज होने से एयर क्या हो जाती है हॉट एयर हो जाती है, और एयर जब हॉट होती है तो वो क्या हो जाती है रेयर, मतलब जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या चले जाते हैं एयर के दूर दूर। तो इसलिए जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है रेयर होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये सरफेस है
ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सन की अपन बात करें, मान लो ये कोई रोड है, ठीक है, या फिर ग्राउंड, तो जो दिन के अंदर क्या होगा कि रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो आसपास की जो एयर है वो तो क्या हो जाएगी, हीट अप एयर होके हॉट एयर हो जाएगी, और उस वजह से वो क्या हो जाएगी, रेयर एयर। किसके कंपैरेटिव में, जो दूर एयर है, रोड से जो हाइट में जो दूर एयर है वो क्या है, कोल्ड, क्योंकि रोड ने ओनली किसको हीट दी, आसपास की एयर को, तो पास वाली तो क्या हो गई हॉट, और दूर वाली क्या होती जा रही है, कोल्ड। इसका मतलब लेयर्स बन गई। लेयर्स बन गई मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं रोड से दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे जो एयर है वो रेयर से क्या होती जा रही है, डेंसर, या फिर अगर मैं दूर से बात करूँ, ऊपर से बात करूँ, तो डेंसर से कंटिन्यू क्या होती जा रही है, रेयर। तो ये रेड कलर में जो मैंने बनाए रखे हैं स्पेसिंग, ये स्पेसिंग देखो, ऊपर स्पेसिंग पास पास में, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो स्पेस क्या बढ़ ज़्यादा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये स्पेस क्या बता रहा है, डेंसिटी। यहाँ पे कम है मतलब एयर क्या है, डेंसर, और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है मतलब एयर क्या है, रेयर, ठीक है। अब होता क्या है जनरली कि जैसे यहाँ पे अपन ने मान लिया कि कोई ट्री है, अब इस ट्री से जो रेज निकलती है, बहुत सारे इन्फाइनाइट रेज निकलेगी, मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस रे की, जो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। अब जैसे ये रे डाउनवर्ड जा रही है तो ऊपर की एयर क्या है, डेंसर, और नीचे की क्या है, रेयर। अब मतलब आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर, डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है, तो होगा क्या, नॉर्मल के दूर जाएगी, तो वो कंटिन्यू क्या होती है, नॉर्मल के दूर जाती जाती है, जाती जाती है, और कुछ रेज ऐसी होगी कि उनका जो एंगल होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। तो जैसे जैसे वो नॉर्मल से दूर होती जाएगी तो एक मोमेंट के बाद क्या होगा कि वो पूरी टर्न बैक होकर वापस सेम मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी। तो वो पर्टिकुलर रेज क्या कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो ऑब्जर्वर है कहीं दूर, उसकी आइज में जब वो रेज जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके, तो उस ऑब्जर्वर को, ये मैंने क्या बनाई यहाँ पे आई, तो उस ऑब्जर्वर को क्या दिखता है। अब ऑब्जर्वर की आइज में अपन ने लास्ट लेक्चर में ये बात करी थी कि ऑब्जर्वर की आइज में जब भी क्या आती है रेज, तो उसकी आइज वापस क्या करती है, उसको ट्रेस कैसे करती है, आइज हमेशा वापस स्ट्रेट, कि ये रेज आ कहाँ से रही है। तो जब ऑब्जर्वर की आइज में वो रेज जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके, जो कि जानी कहाँ चाहिए थी रेज, रोड पे, ग्राउंड पे, लेकिन गई कहाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आइज में। ऑब्जर्वर की आइज ने जब उसको ट्रेस करा तो कैसे करा, स्ट्रेट, और उस ऑब्जर्वर को क्या दिखा कि यहाँ पे कुछ है। जब उसने ट्रेस करा तो उसको क्या लगा, यहाँ पे कुछ है ग्राउंड के ऊपर, जबकि ग्राउंड के ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो वही रेज है जो किसकी है, ट्री की। तो जब ऑब्जर्वर पास में पहुँचता है तब उसे क्या दिखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जब दूर था तो वो रेस पर्टिकुलर एंगल बना के उस जगह पे थी जहाँ ऑब्जर्वर पहले था, और जहाँ से उसको क्या दिख रहा था कि वहाँ पे कुछ पॉन्ड है या फिर वहाँ पे कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, मिरर, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से उसको क्या लगा कि वहाँ पे पानी वगैरह है, और जबकि वो क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, और किसकी वजह से हुआ था, हो सकता है कोई ट्री हो या फिर हो सकता है वहाँ पे कोई पोल वगैरह हो, उस ऑब्जेक्ट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई दो एप्लीकेशन। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो क्या होती है कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब सबसे पहले अपन को समझना क्या पड़ेगा, प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी तो प्लेन सरफेस जब आपस में पैरेलल नहीं होती है, जिससे लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। कोई भी दो सरफेस जो कि पैरेलल नहीं होती है, तो वो जो शेप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका प्रिज्म, वो सरफेसेस जो आपस में पैरेलल नहीं है लेकिन प्लेन है, और उनके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म। ये जो एंगल होता है इसको हम, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये जब अपन प्रिज्म के थ्रू अपन रिफ्लेक्शन के फिनोमेना देखेंगे उसमें अपन बात करेंगे। अभी अपन यहाँ पे डायरेक्ट इसकी बात क्या कर रहे हैं कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब ये जो प्रिज्म होते हैं इसके अंदर अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से क्या कर सकते हैं, वो अपन को समझना है। सबसे पहली चीज अपन क्या कर सकते हैं कि टू डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री, मतलब कोई जो रेज आ रही है आपकी, अगर उसको 90 डिग्री के थ्रू क्या करना है, आपको डेविएट करना है, तो उसमें अपन कैसे काम में ले सकते हैं प्रिज्म को। अब ये जो प्रिज्म होता है ये कौन सा होता है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर आपके जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ये जो है क्या है 90, ये क्या है 45, और ये भी क्या है 45। इसमें क्या करते हैं, इसमें जब लाइट क्या होती है, नॉर्मल फॉल होती है किसी भी सरफेस पे, मतलब अगर ये जो सरफेस है, अगर इसके ऊपर लाइट, ये देखो ये जो रेड कलर से बनी हुई है लाइट, ये अगर नॉर्मली फॉल हो रही है तो जो अंदर की सरफेस पे जब वो इंसिडेंट होती है तो उसका एंगल क्या बनता है 45। अब वो जो 45 का एंगल बना, लेकिन जो आपका ये प्रिज्म है ग्लास का बना हुआ, इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है 42 डिग्री के आसपास। अब 42 डिग्री तो इसका क्या क्रिटिकल एंगल, और आपकी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इनसाइड सरफेस पे वो कितनी है 45। मतलब इस जगह पे जो आपका इंसिडेंस एंगल है 45, वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया ज़्यादा, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाता है, और लाइट
बाहर ना जाके वापस क्या आ जाती है, जिस एंगल पे इंसिडेंस हुई उसी एंगल पे क्या हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट मतलब 45 डिग्री पे, और जो दूसरी सरफेस है उसे नॉर्मली निकल जाती है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अपर पॉइंट से मैंने क्या लिया, एक रे, और लोअर पॉइंट से क्या लिया, एक रे। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कैसा था, ऐसा, और यहाँ पे क्या हो गया है 90 डिग्री क्या हो गया, डेविएट। तो इसलिए 90 डिग्री डेविएट करने के लिए अपन इस टाइप से प्रिज्म को काम में लेते हैं। तो ये रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। दूसरा क्या है, टू इन्वर्ट एन इमेज विद ए डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री के थ्रू अगर मेरे को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को डेविएट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो ये आपने लिया आपका ये प्रिज्म है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ली ये नॉर्मल से एंगल कितना बनेगा 45, तो वापस क्या हो जाएगी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वापस ये 45 डिग्री के ऊपर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो गई इस सरफेस पे ही। यहाँ पे वापस क्या हुआ, एंगल कितना बना 45, तो वापस क्या हो गया TIR, और वापस ये 45 डिग्री के एंगल पे जाती है, तो यहाँ से नॉर्मल है तो नॉर्मल तो निकल जाएगी, तो ये आ गया वापस फर्स्ट रे। लास्ट पॉइंट से अपन ने B पॉइंट से रे ली, वो गई वापस, सेम उसका भी हुआ। तो आपका जो ऑब्जेक्ट सीधा था AB, अब यहाँ पे क्या हो गया उल्टा A डैश B डैश, ठीक है। तो अब पहले क्या था, ऑब्जेक्ट सीधा, और आपने उसको जब वो नीचे पहुंचा तो वो कैसा दिख रहा है, उल्टा। मतलब जो ऑब्जेक्ट थे उसको आपने क्या करा, डेविएट करा, कितने एंगल से, 180 से। मतलब ये इनिशियल डायरेक्शन थी, ये फाइनल है, तो क्या हो गया 180 डिग्री से डेविएट। थर्ड क्या है, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, मतलब आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रेज को क्या करना है, इन्वर्ट करना है बिना डेविएट करे रेस को, मतलब रेस जैसी है वैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट ही जानी चाहिए, पाथ चेंज नहीं होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं ना, इन्वर्ट, मतलब ऑब्जेक्ट दिखना कैसा चाहिए, उल्टा दिखना चाहिए, इन्वर्ट दिखना चाहिए। तो यहाँ पे भाई आपने ये रख दिया प्रिज्म, ठीक है। अब ये रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, उसके बाद में रिफ्लेक्ट हुई, और इस जगह पे इंसिडेंट हुई। अब इस जगह पे इंसिडेंट हो रही है तो अंदर की साइड में एंगल कितना बना 45, मतलब क्रिटिकल से ज़्यादा, और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर और वापस बाहर चली गई। तो ये फर्स्ट रे, लास्ट पॉइंट से भी अपन ने रे ली, वापस होगा हुआ फिनोमिना हुआ। और जो आपका ऑब्जेक्ट पहले क्या दिख रहा था, सीधा AB, अब वो कैसा दिख रहा है, उल्टा B डैश A डैश। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन 90 डिग्री से डेविएट कर सकते हैं, 180 डिग्री से डेविएट कर सकते हैं। एक तो उसका पाथ चेंज करें और एक विदाउट पाथ चेंज करें। तो ये तीनों डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। पर इन तीनों के अंदर क्या हो रही है, एप्लीकेशन हो रही है किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्या बोलते हैं इनको, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। लास्ट जो एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। एक अलग से टॉपिक भी अपन इसको बोल सकते हैं, और लेकिन एप्लीकेशन में किसकी आता है, TIR की। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, तो देखो कभी कभी तुम जब मार्केट जाते हो तो तुमने देखा होगा कि एक कोई लैंप है, उससे बहुत सारे थिन वायर्स टाइप निकले हुए हैं प्लास्टिक के, जो तुम्हें दिखते हैं बैंड हुए, मतलब फाउंटेन टाइप तुम्हें दिखता है। और उसमें तुम्हें क्या दिखता है कि अंदर जो लैंप है वो लाइट जो है लैंप के थ्रू उन थिन वायर्स के थ्रू तुम्हें क्या दिखती है, बाहर की तरफ आ रही है। अब वो जो प्लास्टिक के वायर तुम्हें दिखते हैं वो लाइट बिल्कुल लास्ट तक दिखती है, जो टिप्स जो होती है वो शाइन होती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि चमक क्यों रहा है। तो वो जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। अब ये जो है इसके अंदर भी होता क्या है, तो होता ये है कि भाई बहुत थिन आपके वायर्स होते हैं, हेयर टाइप, मतलब इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर का। अब इसके ऊपर जो एक और आपकी लेयर चढ़ी होती है वो किसकी होती है, जस्ट इसके ऊपर जो होती है वो भी वापस आपकी या तो ग्लास की होती है फिर प्लास्टिक की, और उसका जो ऊपर जो लेयर होती है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो अंदर मेन कोर से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और बाद में इसके बाहर वापस अपन क्या कर देते हैं, एक और लेयर चढ़ा देते हैं सेफ्टी की। तो ये जो कंप्लीट हो जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे अंदर जो मेन लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, कोर। उसके बाद उसके ऊपर क्या होती है, क्लेडिंग। और क्लेडिंग जो है अपन ऐसे चूज करते हैं कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर से क्या हो, कम हो। बहुत हल्का सा क्या रखते हैं, कम रखते हैं। क्यों, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं कि भाई जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से किस में ट्रेवल करे, रेयर मीडियम में, क्योंकि अपन को क्या करवाना है, TIR, क्योंकि उसी की तो एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखते हैं, कम। और अब बाद में इनकी सेफ्टी के लिए अपन इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बफर कोटिंग। तो ये जो ब्लू से आपको थिक दिख रही है ये कंप्लीट, ये क्या है, बफर कोटिंग। तो मेन कितने पार्ट्स हो गए, 3।
सेंट्रल क्या होती है, कोर किस किस की बनी हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, सिलिका, प्लास्टिक, डिपेंड है एप्लीकेशन क्या है। अगर अपन को सस्ते में काम चलाना है तो और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है, जैसे आपके जो क्या बोलते हैं शो पीस वगैरह होते हैं उसमें अपन क्या काम में लेते हैं, प्लास्टिक वगैरह, और कोई जो महंगी चीज़ें होती है जो बहुत पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो अभी अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन क्या लेते हैं, सिलिका या फिर ग्लास। ठीक है, तो ये इंटरनल और ये क्लेडिंग ये दोनों सेम के ही बने होते हैं लगभग, बस अपन क्या करते हैं इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। कोर का लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखते हैं 1.52, क्लेडिंग का कितना रखते हैं अप्रोक्स 1.48। तो देखो हल्का सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि अब जिसका ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा डेंसर, मतलब कोर क्या हो जाती है डेंसर और क्लेडिंग क्या हो जाती है रेयर मीडियम। अब ये तो बात है कि ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके अंदर एप्लीकेशन कैसे होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो मान लो कि ये कोई क्या है स्टार्टिंग है किसी ऑप्टिकल फाइबर की, लाइट इसके अंदर एंटर हुई, लाइट जैसे एंटर होती है ये क्या है, ये ब्लू से जो बनी हुई है ये क्या है कोर, और ये बाहर की क्या है क्लेडिंग। इसके ऊपर की बफर कोडिंग में नहीं बना रहा, बस कोर और क्लेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना है μ2 और ये कितना है μ1, और अपन को पता है कि μ1 ज़्यादा है किससे μ2 से। तो होगा क्या कि जैसे ही लाइट मान लो किसी भी ये लाइट इसके अंदर एंटर हुई, अब ये लाइट इसके अंदर एंटर हुई तो ये नॉर्मल, और यहाँ जो ये एंगल बनता है ये एंगल क्या बनता है बहुत ज़्यादा कम। अब ये लाइट जैसे इसके अंदर एंटर होती है तो ये लाइट एंटर हुई इंसिडेंट लाइट, और ये नॉर्मल से ये जो एंगल बनता है ये एंगल हमेशा क्या बनता है इस मटेरियल के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। फिर से ये जो इंसिडेंस एंगल बनता है नॉर्मल से ये हमेशा क्या होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती और क्या हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वापस लाइट गई रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँची तो वापस यहाँ का एंगल भी गया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो वापस क्या हो गया TIR। इसका मतलब यहाँ पे एक बार दूसरी बार तीसरी बार मतलब वो TIR होते होते लाइट क्या है इसी मीडियम के अंदर क्या करती रहती है ट्रेवल करती रहती है। और अपन ने क्या कर दिया लाइट मतलब क्या ऑप्टिकल सिग्नल, तो अपन ने ऑप्टिकल सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको पहुंचा दिया। अब ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हो सकता है। अब एक चीज मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो लाइट है उसका लॉस हो रहा है क्या। अब यार लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब जो मीडियम आपका था उसी मीडियम के अंदर है, दूसरे मीडियम में तो एंटर ही नहीं हुई, तो लॉस कहाँ से होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक अपन इसको एक मीडियम मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इसको पहुंचा सकते हैं बहुत इजी विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी या फिर इंटेंसिटी। तो ये तो क्या होगा इसके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है। अपन तो बस ओवरव्यू उसका देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एज लाइट पाइप की फॉर्म में इसको काम में लेते हैं, जैसे इन मेडिकल और ऑप्टिकल एग्जामिनेशन, जिसको मेडिकल की टर्म्स में बोलते हैं क्या एंडोस्कोपी। क्या होती है एंडोस्कोपी, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट पाइप है उसको आपके माउथ के थ्रू अंदर पहुंचाया जाता है और अंदर जो भी है वहाँ पे लाइट जो है ऑन हो जाती है और उससे अंदर जितना भी है स्कैटर होके वापस लाइट एंटर होती है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू और बाहर स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है। तो अंदर क्या है वो एग्जैक्ट अपन को दिख जाता है किसके थ्रू, एंडोस्कोपी के थ्रू। और वो जो अंदर के स्कैटर करके अंदर की लाइट को वापस बाहर स्क्रीन पे दिखाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वो होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लाइट पाइप। अब ये लाइट पाइप क्यों बोला वो चीज़ सुनो। मान लो कोई इमेज है, उस इमेज को मेरे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना है किसी वायर के थ्रू, तो किसी केबल के थ्रू पहुंचाएंगे कैसे। अब इमेज है तो लाइट कैप्चर करनी है। अब लाइट कैप्चर करनी है तो इमेज के अंदर तो बहुत सारी लाइट होती है, इनफाइनाइट लाइट्स निकलती है। तो अपन क्या करते हैं कि हर पॉइंट की इमेज के अंदर जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट का एक एक ऑप्टिकल फाइबर ले लेते हैं और उनको आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइन। तो वो जो चीज़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट पाइप। ठीक है, तो इसलिए अपन को कंप्लीट विद डिटेल, अपन को विद प्रॉपर इंटेंसिटी अपन को क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है। ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं अपन उसको लाइट के अंदर चेंज कर देते हैं। वो जो चेंज करता है उस डिवाइस का नाम होता है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में चेंज कर देता है। तो अपन आपकी जो टेलीफोनिक वो जो फ़ोन उठाने वाले फ़ोन होते हैं उनकी जो केबल्स के थ्रू जो कनेक्टेड होते हैं उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अपन 1000 अप्रोक्स टेलीफोन और डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल एक प्लेस से 2D इमेज जो है दूसरे प्लेस पे पहुंचाने के लिए इसका काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, फोटोमेट्रिक सेंसर्स क्या करते हैं, फॉर मेजरिंग ब्लड फ्लो इन द हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको जो मेजर करता है कौन, फोटोमेट्रिक सेंसर। उसके अंदर भी क्या काम आती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्या है, रिफ्रैक्टोमीटर्स क्या करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर्स
मेजर ऑफ म्यू ऑफ लिक्विड, मतलब जो आपके डिफरेंट लिक्विड्स है उनका अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है डायरेक्टली तो वो भी किसके थ्रू किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। उनका नाम क्या होता है, रिफ्रैक्टोमीटर्स। तो ये तो बात हुई किसकी एप्लीकेशन की, ऑप्टिकल फाइबर की। ऐसे ही जो टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म है इनकी भी क्या होती है एप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है कि देखो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट की इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा, जैसे टू इन्वर्ट एन इमेज। अब इमेज को क्या कर रहे हो आप, इन्वर्ट कर रहे हो, मतलब इमेज जो आपको दिख रही है। अब इमेज आपको दिख रही है, आप 45 डिग्री के एंगल पे भी देख सकते हो, उसको करके 180 पे भी कर सकते हो और उसको सीधा भी रख सकते हो। तो इन सब केस के अंदर अपन क्या समझ रहे हैं कि आपकी एक तो मिरर को काम में लिया जाता है, एक प्रिज्म को काम में लिया जाता है। अब मिरर में तो क्या होता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो मिरर पे रिफ्लेक्ट होने से क्या हो जाती है, कम। यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो हो ही नहीं रही, अंदर हो रही है, वो भी क्या हो रहा है TIR, लेकिन वापस जितनी है उतनी बाहर निकल जा रही है, मतलब इंटेंसिटी का लॉस नहीं हो रहा। मिरर में क्या होता है, इमेज की इंटेंसिटी का लॉस होता है। यहाँ पे मिरर, इसमें प्रिज्म में इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता। सेकेंड क्या चीज़ होती है कि मिरर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ के साथ साथ क्या होने लग जाता है, ब्लर होने लग जाता है, इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या पढ़े अपन ने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। ये वाली कौन सी थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म है, और ये इसमें क्या, ऑप्टिकल फाइबर। यस, नेक्स्ट जो इसके बाद में टॉपिक आता है वो क्या आता है, स्पेरिकल लेंस। तो लेंस अपन सबने सुना तो है ही है कभी ना कभी, या फिर अपन एक वर्ड सुना है क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो लेंस क्या होता है कि एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम कौन सा है, जिसकी दो सरफेसेस है और वो दो सरफेस में से कम एक सरफेस कर्व होनी चाहिए। फिर से लेंस क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब लाइट उसको क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, लेकिन वो जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है उसके अंदर कम से कम वो जो उसकी दो सरफेस है, दो में से एक सरफेस क्या होनी चाहिए, कर्व मिनिमम, मतलब दोनों कर्व हो सकती है, दो में से एक तो होनी ही चाहिए, एक प्लेन हो सकती है, कर्व हो सकती है, पर कम से कम एक तो चाहिए और दोनों भी हो सकती है। अब दो टाइप के अपने जनरली लेंस होते हैं। अब लेंस की कुछ एप्लीकेशन है क्या, एक बार वो देखते हैं। लेंस की एप्लीकेशन होती है, बिल्कुल होती है, कहाँ पे, एक तो आपके कैमराज जितने भी होते हैं उसमें होती है, चाहे फ़ोन का हो या चाहे DSLR हो या जितने भी अदर होते हैं। सेकंड अगर अपन बात करें तो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें लेंस की एप्लीकेशन है। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, उन सब में लेंस की एप्लीकेशन है, मतलब बिना लेंस के सारी चीज़ें काम नहीं कर सकती। तो ये बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन हो गई लेंस की। लेंस के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और एक होता है कॉनकेव, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेज आती है उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे। ऐसे ही जो कॉनकेव होता है वो क्या करता है कि डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रेज को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, फैलाता है, और कॉन्वेक्स क्या करता है, उसको कन्वर्ज करता है, सिकोड़ता है। तो ये तो बात थी इसकी। अब कॉन्वेक्स के तीन टाइप हो सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी कि वो वाला लेंस जो उसके मिड पार्ट से क्या होता है, थिक, और उसके कॉर्नर्स में क्या होता है, थिन। फिर से कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो मिड में क्या होता है, थिक, और कॉर्नर्स में क्या होता है, थिन। तो अब पहला तो ये हो गया, इसमें दोनों सरफेस कैसी है, उभरी हुई बल्जिंग सरफेस है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स। दूसरे में एक कौन सी है, उभरी हुई बल्जिंग सरफेस, और दूसरी कौन सी है, प्लेन, तो इसका नाम क्या हो जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स। थर्ड क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि एक सरफेस कैसी है, कॉनकेव, और एक सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सरफेस कैसी होती है, उभरी हुई बल्जिंग सरफेस, और ये फर्स्ट, और ये जो सेकंड सरफेस है ये कैसी है, अंदर की तरफ है, डिप्रेस्ड है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। एक सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, और दूसरी कैसी है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। नेक्स्ट अगर मैं बात करें कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस क्या होते हैं, जिनमें जो सेंटर पार्ट होता है लेंस का वो क्या होता है, थिन, और जो आउटर पार्ट्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, थिक। तो अब इसमें फर्स्ट में देखो, दोनों जो पोर्शन है वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिप्रेस्ड है, अंदर की तरफ है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव। मतलब जो दोनों सरफेस है लेंस की, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों क्या है, अंदर की तरफ है, दबी हुई है। नेक्स्ट क्या है, एक सरफेस कैसी है, प्लेन, और दूसरी कैसी है, अंदर की तरफ दबी हुई, तो एक क्या बोल देंगे इसको, प्लेनो कॉनकेव। यहाँ पे क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स, यहाँ पे क्या, प्लेनो कॉनकेव। अब नेक्स्ट क्या होता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव का मतलब क्या, एक सरफेस तो क्या है, उभरी हुई है, और दूसरी सरफेस क्या है, डिप्रेस्ड है, अंदर की तरफ दबी हुई है, उसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो जैसे ये है वैसे ये है, मतलब दोनों के कितने टाइप होते हैं, तीन तीन। अपन कौन सा वाला रीड करते हैं, अपन रीड करते हैं दोनों का कौन सा, फर्स्ट वाला। इसमें अपन रीड करते हैं बाई कॉन्वेक्स, और इसमें अपन रीड करते हैं बाई
कॉनकेव। ठीक है, तो ये तो बात हुआ जनरल इंट्रोडक्शन किसका, लेंस का। अब जैसे वहाँ पे अपन ने मिरर टर्म्स पढ़ी थी, यहाँ पे अपन को क्या पढ़नी पड़ेगी, लेंस टर्म्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो लेंस जो आपका मिरर था उसमें तो बस क्या था, एक सिंपल मिरर और उसमें जो सारी चीज़ें बन रही थी एक के लिए बन रही थी, लेकिन यहाँ पे सरफेस कितनी है, 2। वहाँ पे सरफेस कितनी थी, रिफ्लेक्टिंग 1, यहाँ पे सरफेस जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 2, और सरफेस 2 बन रही है, तो चीज़ें थोड़ी सी क्या होगी, डिफरेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं बात करूं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये मैंने क्या बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस एक मैंने बनाया, ठीक है। अब ये जो लेंस है, अब अपन जैसे मिरर को डिफाइन करते हैं, तो मिरर को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक स्फीयर का पार्ट है, और अपन उसका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है तो कैसे करते हैं कि वो जो मिरर जिस स्फीयर से बना है उसका सेंटर, उसको अपन क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ पे ऐसी कर्व सरफेस कितनी है, 2, और कर्व सरफेस 2 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितनी होंगे, 2। अब सरफेस 1 का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और सरफेस 2 का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसका मैंने बना दिया, ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग यहाँ, और ऐसे ये जो सेकंड सरफेस है, इस सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग यहाँ। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाते हैं, ये इसको बोल दिया मैंने C1 और इसको बोल दिया मैंने क्या, C2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होते हैं लेंस के अंदर, 2, C1 और C2। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब किसके लिए बात हुई है, ये कॉन्वेक्स के लिए। अब अगर मैं बात करूँ कॉनकेव के लिए, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस मैंने एक बनाया यहाँ पे, इसमें भी इसका ये एक सेंटर हो जाएगा इस सरफेस का, और ऐसे ये जो सरफेस है इसका एक सर्कल होके इसका एक सेंटर हो जाएगा। तो इसके भी कितने सी हो जाएंगे, 2, C1 और C2। तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस लो चाहे कॉनकेव लेंस लो, दोनों के पास सरफेस कितनी होती है, 2। तो इनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं वो भी कितने हो जाते हैं, 2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि मिरर के अंदर कैसे डिफाइन करा अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर को, कि जो आपका मिरर जिस स्पेरिकल सरफेस का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, उसकी जो रेडियस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 2 सरफेस है तो कितने स्फीयर बनेंगे, 2 स्फीयर बनेंगे, और दोनों के जो रेडियस बनेगी वो भी कितनी होगी, 2, क्योंकि दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितने बन रहे हैं, 2। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, R1, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल देंगे अपन, R2। ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस है कोई भी ले लो, ये कहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या जा रहा है सेंटर में, तो ये क्या हो जाएगा R1, और ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल देंगे, R2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कितने हो जाते हैं, 2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितने हो जाते हैं, 2। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने, 2, और दोनों सेम लाइन में होते हैं, तो अपन क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, वो एक्सिस जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अब ये नया है, देखो ये अपन ने नहीं पढ़ा अभी तक, अपन क्या पढ़ चुके हैं, पोल और अब ऑप्टिकल सेंटर को कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई रे लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, और अब ऑब्वियसली बात है ये क्या एयर, और ये क्या है यहाँ पे ग्लास, क्योंकि लेंस किसका बना है, ग्लास का, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो रे होती है वो क्या होती है, अपने पास से डेविएट, और उसके बाद में वापस ग्लास और एयर, तो वापस क्या है कि वो चली जाती है। तो जो इंसिडेंट रे का पाथ था और जो रिफ्रैक्टेड फाइनल जो है रे, उसका जो पाथ है वो दोनों रेज आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो अगर दोनों रेज आपस में पैरेलल है तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, रिप्रेजेंटेड बाय O। फिर से अगर कोई रे लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो फाइनल रे निकलती है वो इंसिडेंट रे के पाथ के अगर पैरेलल हो, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये कौन से केस की बात होती है, जब अपना जो लेंस होता है वो क्या होता है, थिक। लेकिन अगर मैं थिन लेंस लेता हूँ, अगर मैं लेंस जो है वो कौन सा लेता हूँ, बिल्कुल थिन लेता हूँ, तो उस केस में जो ये अपने पास से डेविएट होकर जो पैरेलल वाला सीन होता है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाली बात होती है, वो क्या होती है, बहुत कम टेंस टू नेग्लिजिबल। तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं कि जो उसके प्रिंसिपल एक्सिस में लेंस के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर लेंस थिन है, चाहे कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो,
दोनों केस में अगर लेंस क्या है थीन है तो उस केस में जो लाइन उनके सेंटर से पास होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू होते हुए लेंस के सेंटर से जो पास होती है, क्योंकि वो कैसे हो जाती है स्ट्रेट, क्योंकि वहाँ पे जो लेटरल शिफ्ट होता है, यहाँ पे जो लेटरल शिफ्ट है वो क्या है ज़्यादा किसकी वजह से, लेंस थिक है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे लेंस थिन है तो लेटरल शिफ्ट टेंड्स टू कितना होता है नेग्लिजिबल। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि स्ट्रेट जो आपका लेंस का सेंटर कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। तो ये तो बात हो जाती है किसकी, ऑप्टिकल सेंटर की। जनरली अपन जितनी भी डेरिवेशन करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे कि जो लेंस अपन लेंगे वो कौन से लेंगे, थिन लेंस लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे दो होते हैं। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस कितनी है, दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने हैं, दो, तो ऑब्वियसली बात है प्रिंसिपल फोकस भी कितने होंगे, दो। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फिर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ से अगर इंसिडेंट रे पास होती है बिफोर रिफ्रैक्शन तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे जाएगी, पैरेलल। एक्चुअल में पास होता है कहाँ पे, कॉन्वेक्स में, और पास होते हुए लगता है फोकस है किसमें, कॉनकेव में, लेंस में। तो ठीक है, एक बार यहाँ पे इस चीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल सेंटर में अपन जैसे पढ़ चुके हैं मिरर में, तो वो सारी रेज जो कि पास हो रही है किससे, प्रिंसिपल फोकस से लेंस के थ्रू। अब लेंस में मेरे को रे लेकर जानी है तो लगभग लेंस के कहाँ लेके जाऊंगा, लगभग लेंस के मिड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में वो सारी रेज जो फोकस से पास होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं कि वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। अब यहाँ पे अपन एक सेंटर से भी रे लेंगे तो वो भी कैसे जाएगी, पैरेलल, ठीक है। तो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस में, फर्स्ट प्रिंसिपल की वो पॉइंट जहाँ से अगर इंसिडेंट रे पास होती है बिफोर रिफ्रैक्शन तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से कैसे जाती है, पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर मैं ऐसे इसी की बात करूँ अगर कहाँ पे, कॉनकेव लेंस के अंदर, तो कॉनकेव लेंस के अंदर में एक्चुअल में तो पास हो नहीं सकती। ये इसका C1, ये C2, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि पास होती हुई लगती है कि मतलब अगर वो सारी रेज जो सीधी कहाँ पे जाती, फोकस पॉइंट पे जाती। अब यहाँ पे जो फोकस पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, ये वाला। ये क्या होता है इसका फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस को किसे प्रेजेंट करते हैं अपन, F' से, ठीक है। तो वो सारी रेज जो कहाँ से पास होती हुई लगती फोकस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो रे मैंने यहाँ पे बनाई, इस रे को, अब ये रे इसके बाद तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो अब इस रे के पाथ को अगर मैं इलोंगेट करता हूँ तो वो कहाँ पे जाती हुई लग रही है, फोकस पे जाती हुई लग रही है। और अपन को पता है कि जो इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है या फिर पास होती हुई लगती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसको पैरेलल जाती है। तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको क्या करना है, पैरेलल। तो अब गई कैसे, पैरेलल। लेकिन अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कहाँ जा रही थी, फोकस पॉइंट पे। ऐसे अगर मैं दूसरी ले लेता हूँ, ये मैंने रे ली, ये भी कहाँ जा रही है, फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी कैसे जाएगी, पैरेलल। फिर से दो फोकस होते हैं। फर्स्ट क्या है कि वो वाला पॉइंट जहाँ से अगर रेज इंसिडेंट रे पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाती है, वो पैरेलल। एक्चुअल में पास होती है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, और पास होती हुई लगती है बिफोर रिफ्रैक्शन, पास होती हुई लगती है कि मतलब वो रे कहाँ पे जा रही थी, फोकस पे जा रही थी। तो उसको अपन, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाती है, वो पैरेलल। तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो कौन सा है, फर्स्ट फोकस। और सेकंड फोकस पॉइंट क्या होता है, एक बार फिर से इसको बनाते हैं। ये एक लेंस, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये C और इसके इधर का ये भी C। तो सेकंड क्या होता है, वो सारी रेज जो पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और ये कौन सा फोकस होता है, मेन फोकस। मतलब अगर आपसे कोई बोले तो कि फोकल लेंथ लेनी है, वो वाली फोकल लेंथ वाला फोकस कौन सा है, तो ये कौन सा फोकस होता है, सेकंड। क्योंकि अपने को मतलब किससे होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन से, ना कि बिफोर रिफ्रैक्शन से। रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ से पास होती है, जैसे वहाँ पे अपन ने मिरर में क्या पढ़ा था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे भी वही है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से पास होती है पैरेलल रेज, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो मेन जो अपना फोकस होता है वो कौन सा होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसको अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से। एक्चुअल में मतलब पैरेलल आ रही है तो एक्चुअल में पास होगी किससे, फोकस से। और अगर कौन सा लेंस है, कॉनकेव, तो उस केस में अपन को क्या है, पास होती भी लगती है। तो ये जो पैरेलल रेज आ रही है कॉन्वेक्स में, अब ये तो कौन सा था इसका फर्स्ट, तो इसमें दूसरा फोकस कहाँ पे, इस जगह पे।
तो अपन को इस पॉइंट से पास होती हुई लगेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जाएगी इस तरह से, लेकिन जब उसको मैं क्या करूँगा, बैक करूँगा, तो मेरे को इस पॉइंट से पास होती हुई लगेगी। अगर मैं ये दूसरी ले रही, ये कैसे जा रही है, पैरेलल, इसको भी कहाँ से पास करना है, सेकंड फोकस से, तो भी रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है और उसको जो ऑब्जर्वर सामने से देखता है तो उसको क्या लगता है कि ये रे कहाँ से आ रही है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या, एपरेचर। एपरेचर क्या होता है कि आपका जो लेंस है इसका जो डायमीटर होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, एपरेचर। जैसे मिरर का डायमीटर एपरेचर है, वैसे यहाँ पे लेंस का डायमीटर भी क्या है, एपरेचर। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन जैसे अपन ने मिरर में पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वहाँ पे सारी चीज़ अपन कहाँ से मेज़र कर रहे थे, पोल से। यहाँ पे सारी चीज़ें कहाँ से मेज़र करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से अपन को मेज़र करनी है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, लेंस के लेफ्ट में। तो जो ये ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और अपन को मेजर क्या क्या चीज़ करनी होती है, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो इमेज बने, अब इमेज अगर लेंस के राइट साइड में है तो वो कैसी है, रियल इमेज। और अगर लेफ्ट साइड में है तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u, और इमेज डिस्टेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v। वापस जो मेजर करने का है वो वही है कि u और v को मेजर कहाँ से करते हैं, o से मेजर करते हैं। तो प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम, तो साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट, तो साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे को अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है, ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ मेजर करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से कहां पे आ रहा हूं, ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूं। इंसिडेंट रे किधर जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकल के लेंस की तरफ। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट, और मैं मेजर कैसे कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट। दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। तो u जो है हमेशा, ऑलवेज, लेंस के केस में u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि लेंस को हमेशा क्या रखना है, लेफ्ट में। इंसिडेंट रे हमेशा कैसे जाएगी, लेफ्ट टू राइट। और मेजर कहां से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मेजर हमेशा ऑब्जेक्ट को कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट। इसलिए दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन, इसलिए जो साइन होगा u का हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, इसकी इमेज की। इमेज का क्या है, इमेज अगर रियल बनती है, मतलब लेंस के राइट हैंड साइड में बनती है, तो ये क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस v। यहाँ तक ये आपका इमेज यहाँ पे बनी हुई है। अब मेजर कहाँ से करूँगा उसको, o से। o से जाना है v की तरफ, ये में आया। अब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और आपने मेजर भी किधर करा, लेफ्ट टू राइट। दोनों क्या है, सेम। तो अगर इमेज रियल बनती है लेंस के केस में, तो जो v का साइन होगा वो क्या होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। तो v का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर लेंस के केस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, तो उस केस में क्या होगा कि अगर इमेज वर्चुअल बनी तो इमेज ये रही, मेजर कहाँ से करूँगा, o से। तो मैं o से आया किसकी तरफ, इमेज की तरफ। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मेजर करने की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। तो जब भी लेंस से वर्चुअल इमेज बनेगी तो जो उसका साइन होगा वो क्या होगा, v का, नेगेटिव। तो ये तो बात हुई किसकी, u की और v की। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट, अब वही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव हाइट की, और नीचे क्या होती है, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब रियल इमेज बनती है तो नीचे आएगी, तो उसकी हाइट किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। और अगर यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है तो इरेक्ट बनती है, तो वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। वर्चुअल, तो उस केस में क्या होगा कि अगर इमेज वर्चुअल बनी तो इमेज ये रही, मेजर कहाँ से करूँगा, o से। तो मैं o से आया किसकी तरफ, इमेज की तरफ। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मेजर करने की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। तो जब भी लेंस से वर्चुअल इमेज बनेगी तो जो उसका साइन होगा वो क्या होगा, v का, नेगेटिव। तो ये तो बात हुई किसकी, u की और v की। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट, अब वही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव हाइट की, और नीचे क्या होती है, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब रियल इमेज बनती है तो नीचे आएगी, तो उसकी हाइट किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। और अगर यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है तो इरेक्ट बनती है, तो वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। अब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ के बारे में, कि वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है।
इसके सामने ये क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट हो, फोकल लेंथ क्या होती है, जो सेकंड फोकल होता है। सेकंड फोकल क्या होता है, अब कैसे याद रखें कि फर्स्ट को लेना है या सेकंड को लेना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, बस इतना सा कि आप ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे लो और इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे फर्स्ट टच होगी, दो सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है फर्स्ट, ये कौन सी है सेकंड, ये कौन सी है फर्स्ट, ये कौन सी है सेकंड। आपको ध्यान क्या रखना है कि फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव। सिंपल सा रे डायग्राम बनाओ। कैसे बनाना है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आप रे लोगे उसको क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे पहले टच होगी उस सरफेस का जो फोकल लेंथ होगी उसको, उसी को अपन क्या बोलते हैं कि ये अपनी फोकल लेंथ है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप अपन को पता चल जाएगी। अब यहाँ से देखो ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ रही है तो पहले किसको टच होगी, ये सरफेस 1 को या 2 को, 1 को। तो जिस सरफेस को टच होगी उस सरफेस, उस कर्व सरफेस की आप क्या निकाल दो, फोकल लेंथ। ये कर्व सरफेस ऐसी है, इसका स्फीयर कैसा बनेगा, ऐसा इसका स्फीयर बनेगा। ये क्या हो जाएगा C और उसका हाफ क्या हो जाएगा F। तो कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर O से। तो ये जो F है ये क्या है आपकी फोकल लेंथ, एक्चुअल फोकल लेंथ, जिसको अपन क्या बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। वो ही क्या है फोकल लेंथ जो आपको लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ। अब यहाँ देखो, यहाँ मेजर करने की, अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट। ये जा रही है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। मेजर कर रहे हो O से यहाँ तक, इधर से आप चले इधर की तरफ, ये भी क्या है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। अब अगर मैं बात करूं कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस में क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे ये इंसिडेंट रे निकली, पहले कौन सी सरफेस पे जाएगी, फर्स्ट सरफेस पे। ये जो सरफेस है और उस सरफेस का अपन क्या बनाएंगे, C और उसका हाफ क्या हो जाएगा F। और वो जो F की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ। अब ये देखो, ये पहले इस सरफेस पे आई, मतलब ये वाली सरफेस, ठीक है। इसका मेरे को क्या बनाना है, सर्कल, उसका हाफ क्या हो जाएगा C और उसका हाफ क्या हो जाएगा F। तो ऑप्टिकल सेंटर O से जो डिस्टेंस होगी वही क्या है, मेरी फोकल लेंथ। अब मेजर कहाँ से करना है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकल लेंथ की तरफ मैं आ रहा हूँ, फोकस की तरफ। तो अब आ कैसे रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये उधर। इंसिडेंट रे हमेशा किधर चलती है, लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस फोकल लेंथ को मेजर करना है इधर की तरफ। कहाँ से मेजर करूँगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे आगे से ना हूँ, इधर आ रहा हूँ मैं, O से आ रहा हूँ F की तरफ, ये इधर आ रहा हूँ, मतलब राइट टू लेफ्ट। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। आ कैसे रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट, मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। और दोनों अपोजिट होते हैं तो साइन क्या आता है, नेगेटिव। इसका मतलब कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। किसकी, कॉन्केव लेंस की। तो साइन कन्वेंशन में ध्यान क्या रखना है, फोकल लेंथ अपन ने पढ़ ली, फिर भी आपको आनी चाहिए एक बार खुद से हाथ से निकालना, रटना नहीं है, उसको निकालना आना चाहिए। सेकंड्स में निकल जाती है। क्या कि जिस सरफेस पे पहले क्या हो रही है, इंसिडेंट रे टच, फर्स्ट पे टच हो रही है, उसका क्या बना दो, सर्कल, और उसकी फोकल लेंथ आपको काउंट करनी है एज ए वैल्यू के टर्म्स में जो आप लेते हो। अब बाकी साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है। मेजर कहाँ से करना है, वहाँ पे किस में करते हैं, मिरर में पोल से, और यहाँ पे किससे करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। बाकी बात सारे रूल क्या है, सेम, कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे क्या निकलेगी, नेगेटिव। और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर दोनों क्या है, अपोजिट, तो साइन क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। और प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं, दो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का जहाँ से इंसिडेंट रे अगर पास हो जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे जाती है, पैरेलल। एक्चुअल में जाती है कॉन्वेक्स में और जाती भी लगती है कॉन्केव में, ठीक है। एक्चुअल में जाती है किसमें, एक्चुअल में इंसिडेंट रे पास होती है किसके अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर। और इंसिडेंट रे पास होती भी लगती है फोकस से किसके अंदर, केव के अंदर, ठीक है। ये बात ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो सारी रेज जो पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअल में फोकस से पास होती है किसके अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर, और पास होती हुई लगती है किसके अंदर, कॉनकेव के अंदर, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा,
लेंसेज के बारे में, लेंस के टर्म्स और उसकी साइन कन्वेंशन। ठीक है, थैंक यू।